हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुधाम यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टेस्टिस। ठीक, देखिए टेस्टिस एक प्लूरल शब्द है। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है टेस्टिस। टेस्टिस बोल लीजिए या फिर टेस्टिकल बोल लीजिए। ओके, अब ह्यूमन मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस प्लूरल फॉर्म में है इसलिए टेस्टिस मैंने लिखा है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या पाई जाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन आता है? तो एसेसरी डक्ट्स में आता है आपका रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, देन आपका आता है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आपका आता है यूरेथ्रा। ओके, अच्छा, टेस्टिस और एसेसरी डक्ट्स के अलावा और क्या कंट्रीब्यूट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो और कंट्रीब्यूट करते हैं आपके एसेसरी ग्लैंड्स। और क्या कंट्रीब्यूट करते हैं आपके एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन आता है? तो एसेसरी ग्लैंड्स में आता है आपका सेमिनल वेसाइकल। कितने सेमिनल वेसाइकल होते हैं? 2 पेयर में होते हैं सेमिनल वेसाइकल्स। ओके, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है? 1 अनपेयर्ड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखिएगा। तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर काउपर्स ग्लैंड। ओके, ये भी क्या होता है? पेयर्ड। तो एसेसरी ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 टाइप के होते हैं। सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड पेयर्ड होते हैं। चौथी चीज़ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है वो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसमें आपका आता है पेनिस। ओके, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हमने पढ़ लिया? उसके पार्ट्स: टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उनके फंक्शंस को जानेंगे, है ना। दिखते कैसे हैं वो हम ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेस्टिस के साथ। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्टिस। ओके, तो सिंगुलर और प्लूरल वाला तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। टेस्टिस के बारे में जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है पहला, वो है कि इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है टेस्टिस को। अब ऐसा क्यों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जा रहा है टेस्टिस को? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 रीज़न है। मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट या फिर स्पर्म टेस्टिस में होता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन्स
फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन्स, मतलब वो हार्मोन्स जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। अब मेल हार्मोन्स में कौन कौन आता है? तो मेल हार्मोन्स में आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन, फिर आपका आता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ओके, फिर आता है आपका एंड्रोस्टेनेडायन, ओके। और भी कई सारे मेल हार्मोन्स आते हैं, पर ये तीन मेन हैं, और इन तीनों, ये जो तीनों मेन हैं, इसमें भी सबसे मेन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, वो हम पढ़ेंगे इसके लोकेशन के बारे में। लोकेशन, टेस्टिस का लोकेशन क्या है? तो टेस्टिस का देखिए जो लोकेशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस का लोकेशन क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन है, ओके। अब ऐसा क्यों होता, अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो टेस्टिस का लोकेशन है ना, ऐसा मैंने क्यों कहा? ओके, अब देखिए वो मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। तो चलिए देखिए, ये रहा नेक रीजन, ओके, और ये रहा आपका थोरैक्स रीजन, एंड देन ये रहा आपका एब्डोमेन रीजन, और ये रहा डायफ्राम, ओके। तो जो ये वाली रीजन होती है ये होगी नेक, ये वाली जो रीजन हो गई ये होगी थोरैक्स, ये हो गया हमारा डायफ्राम। याद रखिएगा डायफ्राम एक मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है, डायफ्राम एक स्केलेटल मसल है। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? एब्डोमेन, ओके। एब्डोमेन वाले रीजन में हमारे मेजर ऑर्गन्स आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, ठीक है। थोरैक्स में तो लंग्स और हार्ट और थाइमस प्रेजेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा मेन काम है इस पॉइंट को समझना कि टेस्टिस का लोकेशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने ऐसे लेग्स शो कर दिए, ओके, तो ये मैंने लेग्स शो कर दिए। थोड़ा डायग्राम को और थोड़ा हल्का सा रियलिस्टिक करने के लिए यहाँ से मैंने ये ऐसा गैप कर दिया, ये ऐसे मैंने लेबलिंग कर दी। अब समझिएगा चीज़ को, यहाँ पर ऐसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। थोड़ा सा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये एब्डोमेन रीजन में तो बनाया नहीं है मैंने। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है? स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमेन रीजन के बाहर। तो हम लिखेंगे स्क्रोटम के लिए कि स्क्रोटम जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट। और इसी स्क्रोटम में मौजूद होता है हमारा टेस्टिस, ये एक टेस्टिस और ये दूसरा टेस्टिस, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है कि जो ह्यूमन मेल का जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है? ऐसा क्यों? रीज़न वाई, ओके। तो रीज़न फॉर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, रीज़न फॉर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, वाई? Because spermatogenesis requires low temperature. Spermatogenesis requires low temperature and the temperature of scrotum is
2 डिग्री to 3 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली एक बात है इस पूरे पैराग्राफ में, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है वो प्रक्रिया जिससे स्पर्म बनता हो, तो प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन है ना, इसको तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म जो है वो उसी जगह पर बनेगा जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा लो हो, राइट। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पर्म बनने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। स्पर्म उसी जगह पर बन सकता है टेस्टिस के अंदर जहाँ पर टेस्टिस के आसपास का टेम्परेचर क्या हो, 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो। कितना डिग्री कम हो, 2 से 3 डिग्री कम हो। और वो जगह कौन प्रोवाइड कराता है, स्क्रोटम, क्योंकि एब्डोमेन का तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, थोरैक्स का भी 37 डिग्री सेल्सियस, स्क्रोटम का टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो बेस्ट प्लेस, बेस्ट लोकेशन क्या है टेस्टिस के लिए, स्क्रोटम। ओके, अच्छा जी। अब देखिए एक और पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, ड्यूरिंग 7th month of pregnancy, testis descends from abdomen into scrotum। अब देखिए कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, कहने का मतलब ये है कि देखिए ये मैंने बनाया एक ये 7 मंथ का फीटस, 7 मंथ का फीटस अभी ये कहाँ मौजूद है, मदर वूम्ब में। समझ गए आप, मतलब एक मेल चाइल्ड है जो अभी अपने मदर वूम्ब में है, और मदर वूम्ब में उसकी अभी उम्र कितनी है, 7 मंथ। ठीक है। अब टेस्टिस जो है वो बनता कहाँ है, एब्डोमेन रीजन में। ठीक है। जो मेल चाइल्ड होगा उसका टेस्टिस बनता कहाँ है, एब्डोमेन में, लेकिन जब वो अपने मदर वूम्ब में होता है और उस मदर वूम्ब में अप्रॉक्स वो 7 मंथ गुजार चुका है, तब 7 मंथ ख़त्म होते होते वो टेस्टिस डिसेंड होकर के कहाँ चला आता है, स्क्रोटम में। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना। अब बात समझ में आई। तो अगर कोई मेल चाइल्ड है अपने मदर वूम्ब के अंदर, ठीक है, तो टेस्टिस बनेगा कहाँ, एब्डोमेन रीजन में ही बनेगा, लेकिन 7 मंथ तक टेस्टिस जो है, मतलब अराउंड 6 मंथ तक, 7 मंथ तक नहीं, 6 मंथ तक टेस्टिस कहाँ रहेगा, एब्डोमेन रीजन में ही रहेगा। 7 मंथ आते आते, 7th मंथ आते आते, है ना, या मिडिल ऑफ द 7 मंथ अराउंड टेस्टिस जो है वो डिसेंड करके कहाँ चला जाता है, स्क्रोटम में। ओके, अच्छा जी। इफ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड, if the testis fail to descend in scrotum, it is called wait a sec, क्रिप्टरकॉइडिज्म। मतलब अगर मेल चाइल्ड पैदा हुआ
और जब मेल चाइल्ड पैदा हुआ तो उसके स्क्रोटम में टेस्टिस एब्सेंट है। अब स्क्रोटम में टेस्टिस कैसे एब्सेंट हो सकता है? एब्सेंट तभी हो सकता है जब टेस्टिस डिसेंड ना किया हो, कहाँ? एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर। ओके, तो बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? क्रिप्टोरकॉइडिज्म। और इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी। सर्जरी का नाम क्या है? सर्जरी का नाम है ऑर्कियोपेक्सी। सर्जरी का नाम क्या है? ऑर्कियोपेक्सी। ओके, अब जो अगली चीज़ हमें जाननी है वो ये कि क्या जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन भी एक एनिमल है, तो क्या सभी एनिमल्स में टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में ही पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। तो नोट करके हम एक बात लिखेंगे कि इन केस ऑफ whales, sharks and elephants, testis is abdominal. वेल, शार्क्स और एलिफेंट्स में टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही पाया जाता है। अब वेल और शार्क्स, शार्क एक मछली है, वेल एक मैमल है, दोनों पानी में रहते हैं, दोनों को पानी में स्विम करना है, और अगर इनका टेस्टिस स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो इनको स्विम करने में दिक्कत होगी, इसलिए इनका टेस्टिस होता है एब्डोमेन रीजन में। ओके, अच्छा, लेकिन एलिफेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ? एलिफेंट तो पानी में स्विम भी नहीं करता है, फिर भी उसका टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों नहीं पाया जा रहा है, एब्डोमेन में क्यों पाया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एलिफेंट है उसके जो एंसेस्टर हैं, एलिफेंट के जो एंसेस्टर हैं वो एक्वेटिक हैं। तो एलिफेंट के एंसेस्टर एक्वेटिक थे, तो एलिफेंट के जो एंसेस्टर्स हैं उनका टेस्टिस एब्डोमेन रीजन में पाया जाता था, और वही सेम एंसेस्टर का कैरेक्टर एलिफेंट अपने अंदर कैरी कर रहा है। ओके, चलिए, इसके आगे टेस्टिस का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।